Hello, good morning children. Now your history class. In history class, today topic is हैंसांग का भारत विवरण. आज हम बात करेंगे हैंसांग का भारत विवरण. यानी हैंसांग जब आया हर्षवर्धन के काल में तो उसने भारत में क्या क्या देखा, किन किन पक्षों पर उसका फोकस रहा वो देखिए. सामाजिक स्थिति फर्स्ट, सेकंड आर्थिक पक्ष, तीसरा धार्मिक जीवन, चौथा राजनीतिक जीवन और पांचवा है शिक्षा. इसके बाद में बात करेंगे हम हर्ष का मूल्यांकन. यानी हर्षवर्धन के काल में हर्ष ने कौन कौन से प्रयास किए, कौन सी व्यवस्था बनाई, किन किन क्षेत्रों में काम किया, ये सारी जानकारी हम हर्ष के मूल्यांकन में. क्वेश्चन आपका बनेगा कि एक तो आएगा क्वेश्चन आपका हैंसांग का भारत विवरण बताइए. आज के उसमें मैं टॉपिक में आपको दो क्वेश्चंस करवा रही हूँ. पहला तो है हैंसांग का भारत विवरण को विस्तार से बताइए, दूसरा हर्ष का मूल्यांकन, हर्ष के काल का मूल्यांकन कीजिए. ठीक है, तो अब अपनी बात आती है पहला सामाजिक स्थिति, अपन फिर दूसरा टॉपिक लेंगे आर्थिक पक्ष, तीसरा लेंगे धार्मिक जीवन, चौथा लेंगे राजनीतिक जीवन, पांचवा है शिक्षा. अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति कैसी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार भागों में विभाजित थी. कितने भागों में विभाजित थी? तत्कालीन समाज की स्थिति चार भागों में विभाजित थी. ठीक है ना. अब ये जो चार है विभाजन काल, इसमें देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों में विभाजित था. अब प्रथम तीन वर्ण तो क्या थे? समृद्ध थे. ठीक है ना. और स्वच्छता जो है वो पर ध्यान देते थे. ठीक है. शूद्र खेती परिचर्या का कार्य करते थे. समाज में शुद्ध भोजन, नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता और अंतर जातीय विवाह प्रतिबंधित थे. ठीक है, यानी दूसरी जाति में विवाह इनका जो है वो नहीं होता था. और समाज के तीन वर्ग उच्च थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. आगे बात समझ में. प्याज लहसुन नहीं खाते थे. शूद्र का काम था साफ सफाई का कार्य करना, खेती करना और नैतिक चरित्र पर बल देते थे. दूसरा पक्ष है आर्थिक पक्ष. आर्थिक पक्ष में क्या थी? भूमि उर्वर थी, यानी खेती बाड़ी करते थे, लोग समृद्ध थे और सोने चांदी के सिक्कों, सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था. देखिए पहले आर्थिक व्यवस्था जो थी वो बहुत उन्नत इसलिए थी कि लोगों के खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे और वो अपने जो पैसे थे उसमें वो संतुष्ट थे जो उनको मिलता था. आजकल की तरह दुनिया भर की चमक धमक उस समय नहीं थी. लोगों को दो वक्त का खाने का मिल जाता था. अपने अनेक प्रकार के जो शादी ब्याह के संबंधित कार्य हैं उसमें वो एक भोज कर देते थे. बस इतना पैसा उनके पास होना जरूरी था. कपड़े बेसिक जो कपड़े हैं वो, और राशि ठाट वाले जो लोग थोड़े पैसे वाले होते थे वो थोड़े रेशम के वस्त्र पहन लेते थे. लेकिन ऐसे बहुत दिखावा उस समय नहीं था. तो भूमि उर्वरता थी, लोग समृद्धिशाली थे, सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियों के मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था. और वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था. समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी. श्रेणी व्यवस्था पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और. इसके बाद में यदि हम बात करें कृषि कर कितना दिया जाता था? उपज का 1/6 भाग. अब ये 1/6 भाग तो अपना टैक्स दे देते थे, बाकी अपना काम में लेते थे. कपड़ा, मसाले, निर्यात, घोड़े, सोना चांदी आदि का आयात प्रमुख वस्तु थी. आयात है, निर्यात है, ये सब इनके होते रहते थे. अब बात करेंगे हम धार्मिक जीवन की. ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था. भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था. जैन में बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे. उस समय क्या था? ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था. ज्ञान की खोज में लोग जो है वो इधर उधर घूमते थे. ठीक है. और जैन में बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे. राजा का प्रजा के प्रति जो व्यवहार था वो कैसा था? धर्म सहिष्णु था. सभी लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे. यज्ञ आदि किए जाते थे. गाय जो है आदरणीय मानी जाती थी. अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की. राजनीतिक जीवन की शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी. राज्य की आय राज्य का कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार तथा दान आदि के लिए खर्च करते थे. ठीक है. और दंड नीति उदार थी. बहुत ज़्यादा दंड और ऐसे कार्य होते नहीं थे. कुछ अपराधों की कठोर सजा होती थी, बाकी ऐसे अपराध वहाँ उस समय में कम होते थे. लोगों का जो है वो अनैतिकता में कम विश्वास था. इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा की. तो शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी. ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी और शिक्षा में संस्कृत भाषा वाद विवाद प्रचलित थे. नालंदा और वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे. ये जो है वो हैंसांग ने भारत में जो जो देखा या उसको जैसा लगा उसने उसका वर्णन किया. हैंसांग ने भारत का विवरण
किया है। अब बात करते हैं हम हर्ष के मूल्यांकन की। तो हर्ष का मूल्यांकन, हर्ष पुष्यभूति वंश के शत्रुओं एवं हूणों का सामना किया, सामंतवाद को नियंत्रित करना, उत्तर भारत में एकता व कानून व्यवस्था स्थापित करना, अर्थव्यवस्था को अनुप्रमाणित करना, विदेशी व्यापार एवं प्रशासन को दक्ष और सक्षम उत्तरदायित्व युक्त बनाना आदि अपने समय की समस्याओं व प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से विज्ञ था। हर्ष ने बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, शत्रुओं को परास्त किया, उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में बांधा, कन्नौज या प्रयाग के धर्म सभाओं के माध्यम से सामाजिक एकता और सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया, दान के माध्यम से जन कल्याण किया, ठीक है, धन का पुनर्वितरण किया। तो इस प्रकार से हर्ष देखा जाए तो उसने जो है वो सैनिक शक्ति उसकी बहुत सुदृढ़ थी और कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हर्ष एक महान सेनापति भी था, महान सेनापति था, इसीलिए इसने हर्षवर्धन का काल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। हर्ष साहित्य विद्या का भी महान संरक्षक था, सेनापति कला साहित्य के संरक्षक कर्ण जैसा दानी भी था, यानी दान पुण्य वो बहुत करता था। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया, आजीवन लोक रंजन में संलग्न रहा। हर्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से शासन प्रबंध देखता था और जनहित उसके राज्य का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि हर्ष की, तो हर्ष जो है वो एक महान सेनापति, कला साहित्य का संरक्षण, कर्ण जैसा दानी सम्राट और युग प्रवृत्तियों से था। हर्ष के समय में तिब्बत, चीन, अन्य एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और 7वीं सदी में भारतीय राजनीति का एक श्रेष्ठतम नायक था, एक श्रेष्ठ योद्धा था, लोक कल्याणकारी कार्य किए थे और उसने त्रिपाठी से उसकी तुलना अशोक स्वरूप से करते थे। इसके बाद में हर्ष ने युग की धाराओं को बदलने, नई प्रवृत्ति को जन्म देने का प्रयास किया और आजीवन लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहा। उत्थान पतन के लिए एकमात्र व्यक्ति युग विशेष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार हर्ष अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी हर्ष को श्रेष्ठ कार्यों के लिए अंतिम हिंदू सम्राट। इसके बाद में क्या हो गया, अन्य जो है जैसे चोल, ये देख रहे हैं आप, चोल प्रशासन, कला साहित्य, इनका उद्भव हो गया था। तो अब आपको 2 क्वेश्चंस जो कराए हैं, हैन-सांग का भारतीय विवरण में सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कितने विभागों में, 4 वर्ण में था, 3 वर्ण बहुत अच्छे थे और 1 वर्ण जो है वो शूद्र जो है वो सेवा कार्य करता था। आर्थिक पक्ष में मैंने बताया आपको, चांदी सिक्कों के सिक्के, सोने के सिक्के, कौड़ियों का प्रयोग होता था। वस्त्र व्यवसाय उद्योग जो है वो उन्नत था, भूमि उर्वरा था इसलिए खेती बाड़ी करते थे। धार्मिक जीवन बताया आपको कि ब्राह्मण धन का प्रभाव था, जैन बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे, सभी धर्मों में लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन बताया मैंने आपको, राज्य की आय राज्य कार्य चलाने के लिए वेतन, पुरस्कार, दान आदि पर खर्च होती थी और हर्ष के पास विशाल सेना थी। शिक्षा में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, शिक्षा में संस्कृत भाषा तथा वाद विवाद प्रचलित थे, गुरु मुकुल के माध्यम से शिक्षा विहारों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और नालंदा और वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्ष के मूल्यांकन की बात अगर हम करेंगे तो हर्ष का मूल्यांकन हम करते हैं तो उसने उत्तर भारत में एकता और कानून व्यवस्था स्थापित की, अर्थव्यवस्था को अनुप्रमाणित किया, विदेशी व्यवहार और प्रशासन में दक्ष था और एक बहुत बड़ा साहित्य विद्या का महान संरक्षक था। और हर्ष ने एक महान सेनापति, कला साहित्य का संरक्षण, कर्ण जैसा दानी सम्राट भी था। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को ढालने का प्रयत्न किया और हर्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप से शासन प्रबंध देखता था, जनहित कार्यों में वो भाग लेता था। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें तो हर्ष अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था और ये राजनीति का भी एक श्रेष्ठतम नायक था, एक श्रेष्ठ योद्धा था। तो आप ये सब जो है वो पूरा रीडिंग लगा के आप अकॉर्डिंग टू बुक के एक अच्छे से नोट्स बना लेना। अंडरलाइन मैंने कर दी है, इसके अलावा भी यदि आपको कुछ विशेष बात लगे तो आप उसमें नोट्स में उतार लेना। और देखा जाए तो RS त्रिपाठी ने उसकी तुलना अशोक समूह से की थी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद में कल हम अपन करेंगे चोल प्रशासन एवं उसका कला साहित्य। अब जो है हिंदू काल के बाद में दक्षिणी साहित्य या दक्षिणी का जो है राजाओं की हम बात करेंगे, दक्षिण क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ।
अब आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है चोल प्रशासन करने के बाद में आप लोग का फिर 3rd चैप्टर, क्योंकि देखिए इसमें 7 ही चैप्टर है, ठीक है। अब एक चैप्टर अपने आप में 5 चैप्टर के बराबर इसमें कंटेंट है, तो इसलिए थोड़ा ये स्लो चल रहा है। बाकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा।